चलिए सर, 315 ऐसे 315 में अभी तक जो हमने किया, क्या नाम है सर? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम। कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग किसकी चीज की? एंटिटी की, उसके एनवायरमेंट की और रिलेटेड कंट्रोल की। इस पूरे स्टैंडर्ड में अभी तक हमने क्या क्या समझा सर? वी अंडरस्टूड व्हाट टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू ऑब्टेन दैट अंडरस्टैंडिंग। स्टैंडर्ड ने बोला आइडेंटिफाई एंड असेस जब आपको करना है रोमम को, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी किसकी? एंटिटी, एनवायरमेंट एंड रिलेटेड कंट्रोल की। हमने पढ़ लिया सर किसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है? फाइनेंशियल रेपो। वो एंटिटी, एनवायरमेंट, कंट्रोल मतलब यही फाइनेंशियल रेपो। फाइनेंशियल रेपो मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आर मतलब रेगुलेटर्स, लेजिस्लेशंस, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ई मतलब एंटिटी की इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग। ई मतलब एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है, सप्लायर्स क्या है, कस्टमर्स क्या है, वेंडर्स क्या है, एवरीथिंग अबाउट एंटिटी। पी मतलब पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है, चेंजेस हैं क्या, चेंजेस एड्रेस्ड हैं। ओ मतलब कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और उसकी स्ट्रेटेजीज की अंडरस्टैंडिंग। सर ये हम कर चुके हैं, वी आर क्लियर ऑन दैट। इसके बाद सर हम हाउ टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग मतलब कैसे अंडरस्टैंडिंग लेनी है? रैप करना है, रैप करना है। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, इन चारों को हम क्या बोलते हैं? रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सर इंक्वायरी किस किस से करेंगे ये भी हम डिटेल में कर चुके हैं कि सर एम्प्लॉइज से करेंगे, आईटी टीम से करेंगे, सेल्स टीम से करेंगे, इंटरनल लीगल काउंसिल से करेंगे, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है उससे करेंगे, और भी आप बहुत तरीके की लोगों से इंक्वायरी करते हो जब प्रैक्टिकली आप जाते हो एक्चुअल में ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग करने। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इज ये दो कॉन्सेप्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ। सर ये जो अंडरस्टैंडिंग लेनी है ये क्यों लेनी है और हमें आखिर इससे अचीव क्या होगा? क्यों अंडरस्टैंडिंग लेनी है और अचीव क्या होगा? इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। कॉन्सेप्ट नंबर 2.3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह कॉमन है, एंड 2.5 भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन। सर इंट्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज, जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, वो नाम है सर। नाम क्या कहता है सर? इंट्रोडक्शन। एज पर SA 315, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस रोमम। रोमम जहां भी दिखेगा आपको लिख देना IR इंटू CR, वेदर ड्यू फॉर फ्रॉड एंड एरर। चाहे वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो फ्रॉड की वजह से या वो एरर की वजह से हो, आपको दोनों तरह के रिस्क को आइडेंटिफाई करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका ऑब्जेक्टिव है। किस किस लेवल पे? दोनों लेवल पे, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल हो चाहे एजर्शन लेवल पे हो, आपको रोमम दोनों लेवल पे आइडेंटिफाई एंड असेस करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल पे मतलब वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को इंपैक्ट करते हैं। एजर्शन लेवल के रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब जैसे कि यार इन्वेंट्री है, आपने देख ली, राइट, आपने सारी एजर्शंस चेक कर ली, एग्जिस्ट भी करती है, कंडीशन भी अच्छी है, कंप्लीट भी है, एक्यूरेट भी है, सब है, बट उसकी वैल्यूएशन को लेकर डाउट है। मतलब है इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है, सारी एजर्शंस पे मुझे कंफर्ट है, बट मुझे ये नहीं पता उसकी वैल्यूएशन सही है। तो मतलब एजर्शन लेवल पे जाके भी रिस्क को आइडेंटिफाई करना है आपको। कैसे करेंगे सर? थ्रू अंडरस्टैंडिंग। क्या सर? एंटिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल, वही सर हम जो पढ़ के आ रहे हैं बार बार। उससे आपको मिलेगा क्या? आपको एक बेसिस मिल जाएगा, इट शैल प्रोवाइड यू बेस, जिस पे डिपेंड करके आप, जिसके बेस पे आप डिजाइन करोगे और इंप्लीमेंट करोगे रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो कि हम इसको कहाँ पढ़ने वाले हैं? SA 330 में। पूरा फ्लो समझोगे। सबसे पहले एंटिटी में गए, ऑडिट का आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाने स्टार्ट करे, सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर लगाए जाएंगे रैप नाम के, SA 315 में। रैप यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपने लगा लिए, सब कर लिया, उसके बाद यहां से आपको छुट्टी मिल जाएगी 315 से, 330 में आपको भेज दिया जाएगा। अब आपको वहां पे एक्चुअल में जाके टेस्टिंग करनी है, चाहे कंट्रोल्स की हो, अमाउंट की हो, प्रोसेस, आपको टेस्टिंग करनी है वहां पे। आपको वहां पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। यहां पे हम क्या लगा रहे हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन था। नाउ लेट्स मूव टू कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? वही जो ऊपर है वही नीचे है। लेट्स हैव अ लुक। सब आपको पढ़वाने के लिए पढ़वा रहा हूं, अल्टीमेटली सेम है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इन 315 इज टू आइडेंटिफाई ना ब्ला 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 ब्ला
एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एजर्शन लेवल, ये अभी तक सेम है सर, जो ऊपर पढ़ के आए हैं वही है। टू प्रोवाइड बेस फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फॉर दिस पर्पस। अभी यहां तक देखो, ये यहां से लेके यहां तक एग्जैक्ट सेम है। अब कह रहा है इसके लिए फॉर दिस पर्पस द ऑडिटर शेल, अब फोकस करना फ्लो पे, मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट डाला है, इसके फ्लो के ऊपर फोकस करना, ए बी सी डी के फ्लो के ऊपर। सबसे पहले कह रहा है क्या करो, आइडेंटिफाई कर लो रिस्क कहां का है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ जब जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो रिस्की एरियाज कौन से हैं, देन उसको असेस कर लो जो आपने ए में आइडेंटिफाई करे हैं रिस्क, वेदर दे रिलेट मोर परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट मैनी एजर्शंस। मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल के हैं, वो किसी स्पेसिफिक एजर्शन से रिलेटेड है, या आपको ये असेसमेंट करनी है। सबसे पहले क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो रिस्क को, दूसरे में असेसमेंट कर रहे हो आइडेंटिफाइड रिस्क की, कि क्या ये रिस्क मेरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को इंपैक्ट कर रहा है, या एक स्पेसिफिक एजर्शन को इंपैक्ट कर रहा है, या एज अ होल को भी नहीं कर रहा, स्पेसिफिक एजर्शन को भी नहीं कर रहा, बट मल्टीपल एजर्शन को कर रहा है। तीनों में डिफरेंस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल मतलब बैलेंस शीट की एजर्शन भी आ गई, P&L की भी आ गई, डिस्क्लोजर्स की भी सबकी आ गई। एजर्शन मतलब इन्वेंट्री की कोई एक आधी एजर्शन। मल्टीपल एजर्शन मतलब देर आर सर्टन एरिया जिसकी दो एजर्शंस ठीक है आपके सेटिस्फाई है, लेकिन मल्टीपल एजर्शंस के ऊपर रिस्क है, इसकी वैल्यूएशन भी गलत है एंड इसकी एग्जिस्टेंस पे भी डाउट है। मल्टीपल एजर्शन, सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करने का, उसके बाद असेस करने का कि क्या ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को इंपैक्ट कर रहा है, पोटेंशियली सभी मल्टीपल एजर्शंस को इंपैक्ट कर रहा है, या किसी एक आधी एजर्शन को इंपैक्ट कर रहा है। इसके बाद रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग। अब आपको ये देखना है कि यार अगर ये रिस्क सच में मटीरियलाइज हो गया तो अल्टीमेटली कितना नुकसान हो सकता है, व्हाट कुड गो रॉन्ग। भाई मान लिया अब आपने इन्वेंट्री के ऊपर पूरे क्वेश्चन रेज कर दिया कि यार इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस पे डाउट है, इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस पे डाउट है, कंडीशन पे डाउट है, वैल्यूएशन पे डाउट है, सब पे डाउट है। चल मैं कहता हूं यार हो भी गया डाउट, आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर बेचती है, 500 करोड़ का बिजनेस है, सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड है, 15 लाख की इन्वेंट्री रखी है, 15 लाख की। अगर सारी इन्वेंट्री भी गलत है, सारी इन्वेंट्री भी फ्रॉड है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सबकी तब भी मिसस्टेटमेंट कितने की, 15 लाख की। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अरे 15 लाख का ही तो नुकसान है, पूरी मिसस्टेटमेंट टोटल कितने की है, 15 लाख की तो है। मेरा रेवेन्यू कितना है सर, 500 करोड़, 1 करोड़ कितना हुआ सर, नॉट इवन 0.20%। मटीरियल नहीं है सर, मटीरियल नहीं है मेरे लिए। तो सबसे पहले क्या किया, रिस्क को आइडेंटिफाई किया, दूसरे में मैंने असेस किया कि कहां कहां इंपैक्ट आ सकता है एज द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, मल्टीपल एजर्शंस पे, सिंगल एजर्शन पे, तीसरे पे मैं कह रहा हूं मान लिया हो ही गया कांड, कितना नुकसान हो जाएगा। दिस इज relate the identified risk to what can go wrong at assertion level taking into account relevant control। सिंपल है पॉइंट रीड करने का। चौथे पॉइंट पे बढ़ते हैं, कह रहा है एंड कंसीडर द लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, ये कांड होने के चांसेस कितने परसेंट है। सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफाई किया रिस्क को, फिर असेस किया, फिर देखा कि अगर हो ही गया तो व्हाट कुड गो रॉन्ग। आखिर आइडेंटिफाइड रिस्क मेरा मटेरियलाइज हो भी गया तो व्हाट कुड गो रॉन्ग। चौथे में मैं कह रहा हूं अब उस आइडेंटिफाइड रिस्क के होने के चांसेस कितने परसेंट हैं। थर्ड में मैं कह रहा हूं मान लिया हो गया, अल्टीमेटली नुकसान कितना होगा, फाइनल मैक्सिमम मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितने की हो जाएगी, क्या वो मटेरियल भी होगी या नहीं होगी। फोर्थ में मैं कह रहा हूं ये रिस्क मटेरियलाइज होने के चांसेस कितने हैं। राइट, 1 2 3 4 हमने क्या अभी ये पढ़ा सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज वेरी सिंपल, आइडेंटिफाई करना, असेस करना रोमम को एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एजर्शन लेवल, जिससे वो बेटर प्लान कर पाएगा अपने रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क इन SA 330। एंड इसके लिए ऑडिटर को करना क्या है,
आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, उसकी आपको देखनी है व्हाट कुड गो रोंग। ये वर्ड याद रखना, व्हाट कुड गो रोंग, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथे में आपको देखना है उसकी लाइकलीहुड होने के चांसेस कितने हैं। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, एक बार रीड करेंगे दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे, अंदर जाएगा, कभी बाहर नहीं आएगा, डोंट वरी। चलिए सर, कॉन्सेप्ट नंबर 2.4, क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग रैप यूज्ड एज, देखो यार बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो भी आप ये इंफॉर्मेशन ले रहे हो, कह रहा है यूज बाय परफॉर्मिंग रैप, आपने रैप किया मतलब आपने इंक्वायरीज करी, इंस्पेक्शन करी, ऑब्जर्वेशंस करी, एनालिटिकल प्रोसीजर करे, अब आपको जो इंफॉर्मेशन उससे ऑब्टेन हुई, क्या ये ऑडिट एविडेंस है? अरे है ना मेरे भाई, इट मे बी यूज्ड बाय द ऑडिटर एज ऑडिट एविडेंस। और मैं तो कहने के लिए लिखा है, करते ही हैं, ये ऑडिट एविडेंस होता ही है। कॉन्सेप्ट नंबर 2.5 पे मूव करते हैं, वाई अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इज सिग्निफिकेंट। ये जरूरी क्यों है, वाई दिस इज सिग्निफिकेंट? सर क्योंकि इसके बिना ऑडिट ही नहीं हो सकता। आप सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हो एंटिटी की, एनवायरनमेंट की, उसके बेस पे आप पूरा ऑडिट प्लान करते हो, उसके बेस पे ही आपको पता लगता है कि व्हाट आर दोज एरियाज विच रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। जहां रिस्क ज्यादा है वहां ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर, जहां रिस्क कम है वहां कम ऑडिट प्रोसीजर, राइट? तो सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत सिग्निफिकेंट। ऊपर वाला ही देख के भाई पूछ रहा है क्यों सिग्निफिकेंट है, पहले पॉइंट में बोल रहा है इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। क्यों सिग्निफिकेंट है, सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इट हेल्प्स द ऑडिटर इन प्लानिंग द ऑडिट एंड आइडेंटिफाइंग द एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन। आपको प्लान करने में हेल्प करता है, राइट, अंडरस्टैंडिंग लेना। और दूसरा, आपको एडवांस में पता लग जाते हैं व्हाट आर दोज हाई रिस्क एरियाज which needs special audit consideration। चलिए, गेनिंग नॉलेज अबाउट क्लाइंट्स बिजनेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जिसके बिना विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ बिजनेस ए प्रॉपर ऑडिट इज नॉट पॉसिबल। ज्ञान की बात है सारी, सब ज्ञान की बात है। सर अगर ये 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो क्या आप ये लिख पाओगे? आप नहीं लिख पाओगे, मैं बता रहा हूं, आप नहीं लिख पाओगे। रीजन है उसका, 90% ऑफ बच्चे क्यों नहीं लिख पाते। कह रहा है यार, वाई अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इज सिग्निफिकेंट, राइट? अब ऊपर पढ़ो, फॉर दिस पर्पस द ऑडिटर शेल, मतलब कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे के बेस पे, असर्शंस लेवल पे, दोनों के बेस पे रोमम निकालना है, इसके लिए आपको ये करना है ABCD। और यहां आपसे पूछ रहा है कि ये सिग्निफिकेंट क्यों है, अंडरस्टैंडिंग लेनी क्यों है, और अंडरस्टैंडिंग लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बच्चों का कंफ्यूज होना सही है, वो हो सकते हैं, इसीलिए अभी इंस्टीट्यूट ने इतना कॉम्प्लेक्स और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, तो मैंने सोचा आपको एडवांस में बता दूं ताकि आप एग्जाम में जाके ना फंसो। वेरी सिंपल। बहुत से बच्चों से मतलब मेरी बात होती है तो जनरली दे आर, देखो लेक्चर के बाद भी ना बहुत से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनमें ना सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट होता है, और बच्चा दोनों पढ़ रहा होता है। पहला कॉन्सेप्ट पढ़ता है पेज नंबर 2 पे, उससे मिलता जुलता सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जिसका आंसर भी ऑलमोस्ट सेम होता है, वो पढ़ता है पेज नंबर 10 पे। अब जो पेज नंबर 2 पे पढ़ गया है और जो 10 पे पढ़ गया है, वो दोनों कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ कीवर्ड्स का डिफरेंस है, राइट? तो इस बेस पे क्या बच्चा एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूज। इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ना इसमें, ये है कॉम्प्लेक्स इशू, वाई अंडरस्टैंडिंग इज सिग्निफिकेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ ऑडिट। सर ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार रोमम आइडेंटिफाई असेस करना है, FS लेवल पे, असर्शन लेवल पे, उसके लिए मुझे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है रिस्क को, असेस करना है रिस्क को, रिलेट करना है व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड लाइकलीहुड, जो अभी हम पढ़ के आए। सर क्यों लेनी है अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, हमें एडवांस में पता लग जाएगा। अभी ये ना कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं। इंस्टीट्यूट अगर एग्जाम में क्वेश्चन देता है आपको, उसमें अगर वर्ड लिखा है वाई अंडरस्टैंडिंग इज सिग्निफिकेंट, तो इस टाइप के आंसर में आपको नहीं जाना। अभी यह रट्टा मारना पड़ेगा बॉस, बच्चे बहुत 15-20 बच्चों ने पूछा, मैं तुम्हारे पास इसीलिए शेयर कर रहा हूं ये,
अदरवाइज मेरे को भी सपने नहीं आए थे कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। बट प्रैक्टिकली एग्जाम में जब बच्चे एग्जाम अटेम्प्ट करके आते हैं, बाहर आके चेक करते हैं, बच्चों से आपस में डिस्कस करते हैं, इन दोनों में हमेशा क्या रहती है, कंफ्यूजन। तो मतलब जहां सिग्निफिकेंट आपसे पूछा कि अंडरस्टैंडिंग सिग्निफिकेंट क्यों है, ये नहीं पूछा अंडरस्टैंडिंग क्यों लेनी है, वाई अंडरस्टैंडिंग इज सिग्निफिकेंट। सबसे पहले आपको लिखना है इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। दूसरा, प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। अच्छे प्लान के साथ ऑडिट होगा तो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाएगा, एंड आप वो एरियाज आइडेंटिफाई कर पाओगे विच रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, राइट। एंड अदरवाइज प्रॉपर ऑडिट पॉसिबल नहीं है, जो हमने पढ़ा। बट अगर पर्पस की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो 4 पॉइंट बनते हैं, ABCD, आइडेंटिफाई करने का, असेस करने का, रिलेट करने का, व्हाट कुड गो रॉन्ग, एंड लाइक्लीहुड जानने का। इसके बेस पे वी आर एबल टू क्लोज आवर कॉन्सेप्ट नंबर 2.6। नाउ लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट नंबर 2.6 पे भी हम आ रहे हैं। चलिए जी, रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। 2.5 क्या कह रहा था? 2.5 बात कर रहा था, हम इसलिए अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं क्योंकि हमें पता लग जाएगा व्हाट आर द एरियाज दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट अटेंशन। स्पेशल ऑडिट अटेंशन कहाँ देनी है? अब ये भी उससे सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है, अब बट ये बात करता है रिस्क से। इन एक्सरसाइज द, देखो यार, अब ये कॉन्सेप्ट अगर मैं तुम्हें बिना स्टैंडर्ड पढ़ाए बोलूँ ना कि यार कौन कौन से एरियाज में रिस्क ज्यादा है, कौन कौन से एरियाज में स्पेशल कंसिडरेशंस आपको देनी पड़ेंगी, या कौन कौन से एरियाज पे आपको सबसे ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, यू हैव टू कंसीडर इट वेरी सीरियसली, यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। उसमें सैंपल साइज हाई रखने का, उसकी नेचर टाइमिंग एक्सटेंट बढ़ा देने का, वो आपका स्पेशल रिस्क है सर, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। कहाँ कहाँ होगा? आंखें बंद करके अपने मन से पूछोगे ना, जवाब मिलेगा। सर जहां रोमम ज्यादा होगा वहां तो होगा ही, जहां कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होगी वहां होगा सर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बहुत रिस्की होती हैं सर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सर जहां फ्रॉड रिस्क होगा वहां बहुत ज्यादा होगा सर। एरर और फ्रॉड दोनों डिफरेंट होते हैं। अगर आपको पता लगा कि यार यहाँ फ्रॉड होने के चांस ज्यादा है, एक ही पर्सन के पास खरीदने की, रिसीव करने की, पेमेंट की, सबकी अथॉरिटी है, हाई रिस्क एरिया। मतलब सर जहां रिस्क ऑफ फ्रॉड रिस्क एरिया है, देखो, वेदर द रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, वेदर द, देखो यार, अगर ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो यार, अब मैं थोड़ा डिफरेंटली इसको बोल के बताता हूं। इफ द रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, इट इज गोइंग टू बी योर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। वेयर देर आर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस, सेकंड भी पढ़ेंगे, वेयर देर आर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टीज में है या अनरिलेटेड पार्टीज में है, ए ने बी को पैसा दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ई ने फिर ए को दिया, मतलब कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, दे नीड योर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस। सर रिलेटेड पार्टीज बहुत इन्वॉल्व हैं, इसमें भी आपको क्या देनी पड़ेगी, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। सर डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, सर ऐसा है कि देर आर सर्टन एरिया जहां बहुत हाई लेवल के प्रोविजन क्रिएट किए जाते हैं, डेप्रिसिएशन है, यूजफुल लाइफ की बेस पे कैलकुलेट होता है। आपने यूजफुल लाइफ बढ़ा के 5 की 10 कर दी, 10 की 5 कर दी, ये सब्जेक्टिव मैटर्स है। अभी ये एक प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे नहीं पता यार, वो जो बिल्डिंग जिस लोहे पे टिकी हुई है, वो लोहे पे कितनी जंग लगी हुई है, वो 5 साल चलेगा, 1 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। आई एम नॉट अ चार्टर्ड इंजीनियर। वो क्या है सर, वो सब्जेक्टिव मैटर्स है। मैं लिटिगेशन, मेरे 4-5 केस चल रहे हैं, मैं केस हारूंगा या नहीं हारूंगा, मैं जीतूंगा या हारूंगा। जीतूंगा तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हारने के चांसेस बहुत ज्यादा, मुझे प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। सब्जेक्टिव मैटर है सर। ये क्या है, आपको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, यहां ऑडिट करते वक्त आपको ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब जहां कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हैं, जहां रिलेटेड पार्टीज हैं, जहां रिस्क ऑफ फ्रॉड है, जहां मैटर सब्जेक्टिव है, जहां सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, डेवलपमेंट्स मतलब चेंजेस, डेवलपमेंट्स मतलब चेंजेस, इसको पढ़ो, 2 मिनट लगाओ फटाफट से।
कहाँ कहाँ स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, मतलब कहाँ कहाँ आपको स्पेशली कंसीडर करना है, राइट। तो वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग और डेवलपमेंट्स, ट्रांजैक्शंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, रिलेटेड पार्टीज इन्वॉल्व हैं, मैटर बहुत सब्जेक्टिव है और अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हैं, राइट। तो इन 6 एरियाज, दीज आर द 6 एरियाज विच रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस, राइट। चलिए सर, लेट्स मूव अहेड। Concept number 2.7, risk for which substantive procedure alone do not provide sufficient and appropriate audit evidences। सर ऐसे कौन कौन से रिस्क हैं? देखा, जहां बहुत ज्यादा ऑटोमेशन होती है ना, जोमेटो है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर होते क्या है? वी विल स्टडी दिस इन डिटेल इन एसए 330। मतलब आपको वो पढ़ के समझ में आ जाएगा। पॉइंट इज कि हम दो तरह के ऑडिट प्रोसीजर करते हैं, एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम इसी स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ रहे हैं, रैप, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, एवरीथिंग। अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के आगे दो पार्ट होते हैं, वो कहाँ है? वो 330 में है। उसमें भी आगे दो पार्ट्स हैं कि यार अब कंप्लायंस प्रोसीजर है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में ना मैं अमाउंट्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ, इनवॉइस की टेस्टिंग करना, राइट, चालान देख लिए, गेट इनवर्ड रजिस्टर देख लिए, परचेज नोट देख लिए, परचेज ऑर्डर्स देख लिए, मैं अमाउंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, राइट। बट हमेशा अमाउंट पे फोकस करके काम नहीं चलता। जोमेटो का अगर आपको ऑडिट पे भेज दिया जाए, जोमेटो दिन की 25 लाख ऑर्डर प्रोसेस करता है, 25 लाख, 25 लैक्स। तो ऐसे टाइम पे आप क्या ये टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, क्या ये सब कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो मतलब जहां जैसे अर्बन क्लैब, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, जहां बहुत ज्यादा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप फोन पे क्लिक करते हो पर्सनल लोन अकाउंट में 5 मिनट के अंदर, जहां बहुत ज्यादा ऑटोमेशन होती है ना, वहां आप सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर पे ज्यादा रिलाई नहीं कर पाते, वो आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं दे पाते। बाकी आप एक बार हाईलाइट कर लो, द प्रोसेसेस विच आर हाईली ऑटोमेटेड विद लिटल और नो मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, 100% प्रोसेस ऑटोमेटिक है। मैं अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऐप एप्लीकेशन या एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई की ऐप पे जाके अगर मैं लोन प्रोसेस करने की कोशिश करता हूँ कि यार मुझे लोन चाहिए, मेरा सिविल उनके पास है, मेरे अकाउंट्स उसके पास है, विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन मैं अभी 10 लाख का लोन ले सकता हूँ, पर्सनल लोन, विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। कोई नहीं देख रहा, मेरा अलाउड है मुझे। और सब कस्टमर्स का एक एक लिमिट बैंक प्रिपेयर एडवांस में रेडी रखता है कि आपको फोन ही आते रहते होंगे, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। तो पॉइंट इज देर आर सर्टन प्रोसेसेस, बिजनेसेस विच आर हाईली ऑटोमेटेड, वहां पे आपको बहुत ज्यादा कंप्लायंस प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं रादर देन सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो दिस वाज अ स्मॉल 2.7 कॉन्सेप्ट, हमारा ये भी हो गया। 2.8 में क्या कह रहा है सर? मटेरियल वीकनेस अगर आपको मिलती है इंटरनल कंट्रोल में, तो आपको TCWG को बतानी है, ऐसे 260 में 265 डिटेल में बात करता है, इसी के ऊपर ही फोकस है। We'll study 260 and 65 in detail. 2.9 we are already done. 2.10 we are already done. 2.11 very important concept, very important. Understanding the entity is a continuous process. सर क्या ऐसा है कि मैं 315 में आया, 315 में मैंने रैप किया, मुझे अंडरस्टैंडिंग मिल गई एंटिटी की, एनवायरनमेंट की, कंट्रोल्स की, राइट, फाइनेंशियल रैपो मैंने समझ लिया रैप लगा करके, क्या अब मैं घर जाके अपने ऑफिस बैठ के ऑडिट कर सकता हूं? नहीं सर, नहीं कर सकता। अंडरस्टैंडिंग एंटिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो हर वक्त कंटिन्यूसली ऑन ही रहता है। आपको हर ऑडिट प्रोसीजर लगाते वक्त आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है, या इसको वाई से वर्षा करूं मैं, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही आप हर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो। इधर से कान पकड़ो, इधर से कान पकड़ो, बात सेम है। पॉइंट क्या है, बॉटम लाइन क्या है? सर आपको हर ऑडिट प्रोसीजर लगाते वक्त आपको अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरनमेंट वाला मोड अपना ऑन रखना पड़ेगा। हर स्टेप पे आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी,
हर स्टेप पे आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ऐसा कोई ऑडिट प्रोसीजर नहीं है जो आप बिना एंटिटी के, उसके इंटरनल कंट्रोल के और एनवायरनमेंट को समझे बिना परफॉर्म कर सकते हो। सर एग्जांपल, सर जब आप रोमम आइडेंटिफाई कर रहे हो, रोमम के टाइम पे भी आपको क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। मटीरियलिटी के टाइम पे भी आपको क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी अप्रोप्रिएट है? बॉस, दिस इज गोइंग टू बी हाईली डिपेंडेंट ऑन एंटिटीज बिजनेस। चाहे रोमम की बात करो, मटीरियलिटी की बात करो या अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करो। आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। ऊपर जो पढ़े थे, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, फ्रॉड रिस्क ज्यादा है, वो सब 6 पॉइंट। इसके लिए भी तो आपको क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग एंटिटी। एंटिटी को समझे बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब क्या है सर? ये सब ऑडिट प्रोसीजर्स हैं। ये सब क्या है? ऑडिट प्रोसीजर। कोई भी ऑडिट प्रोसीजर हो, आप बिना एंटिटी के अंडरस्टैंडिंग के नहीं लगा सकते। ट्रेडिंग कंपनी के में हो सकता है एक प्रोसीजर डिफरेंट परफॉर्म करता हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डिफरेंट उसको तरीके से इंप्लीमेंट करते हो। इन्वेंट्री का एग्जांपल ले लो, इन्वेंट्री विल बी वेरी डिफरेंट in case of manufacturing, in case of trading, in case of IT company, in case of mining company, in case of hospital, in case of restaurant। हर बिजनेस डिफरेंट है बॉस। आप बिजनेस का ऑडिट करते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट। ये सभी ABCDEF ये सब क्या? ये ऑडिट प्रोसीजर्स हैं। हर ऑडिट प्रोसीजर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी होनी चाहिए। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है आपने स्टार्टिंग में ले ली, उसके बाद जब रोमम निकाल रहे हो, मटीरियलिटी निकाल रहे हो, बाकी सब स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन वाले एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं लगेगी, वहां भी लगेगी। लेट्स हैव अ लुक व्हाट आर दोस पॉइंट्स। पॉइंट नंबर ई, डेवलपिंग एक्सपेक्टेशन फॉर यूज व्हेन परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। एपी लगाते वक्त भी एपी तो हाईली डिपेंडेंट ही किस पे है? अंडरस्टैंडिंग पे। सर ये ऐसे 520 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। Evaluating the sufficiency and appropriateness of audit evidence obtained, such as appropriateness of assumptions, managements, return। सर मतलब ABCDEF के अलावा भी हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। SA 530 ऑडिट सैंपलिंग। सैंपलिंग लगाने के लिए भी आपको एटलीस्ट कंपनी की अंडरस्टैंडिंग, आपको क्लाइंट की, उसके बिजनेस की, फाइनेंशियल रेपो की अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। सर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। 570 गोइंग कंसर्न। सर क्या गोइंग कंसर्न टेस्ट करने के लिए भी मुझे फाइनेंशियल रेपो अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी? बिल्कुल लेनी पड़ेगी बॉस। कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है जो आप ऑडिट प्रोसीजर किसी स्टैंडर्ड में दिए हुए वो लगा लो और आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत ना हो, हर जगह पड़ेगी। इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है आज बैठ के क्लोज कर लिया, चलो जी एक हफ्ते में अंडरस्टैंडिंग हो। डेली, चाहे मटीरियलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, रोमम कैलकुलेट कर रहे हो, अकाउंटिंग पॉलिसी की अप्रोप्रिएटनेस चेक कर रहे हो, एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हो, एविडेंसेस को इवेल्युएट कर रहे हो, या स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन वाले एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग लगेगी। चलिए सर, लेट्स मूव टू द लास्ट कॉन्सेप्ट, डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क। अभी ये ABCD पढ़ोगे, आपको शायद समझने में, याद करने में और लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो, बट जैसा मैं बोल रहा हूं ना, इसको वैसे पढ़ो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, BCDA फ्लो में पढ़ो। इस स्टैंडर्ड में आप पूरा रिवाइज करो, आपने करा क्या है। आपने हर वो चीज जो स्टैंडर्ड में करी है ना 315 में, हर वो चीज आपने क्या करनी है? डॉक्यूमेंट करनी है। मतलब आपने जो भी अंडरस्टैंडिंग ली, की एलिमेंट्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट करो सर। सर अंडरस्टैंडिंग के दौरान आपको जो जो रिस्क आइडेंटिफाई हुए, डॉक्यूमेंट करो सर। अब आपने अंडरस्टैंडिंग ली है तो रिस्क तो मिले होंगे, आइडेंटिफाई करे होंगे। हाँ तो सर अंडरस्टैंडिंग ली है, डॉक्यूमेंट करो। जो रिस्क मिले हैं डॉक्यूमेंट करो। अब जो रिस्क मिले हैं उसको मिटिगेट करने के लिए जो कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड है उनको भी डॉक्यूमेंट करो। रिस्क आइडेंटिफाइड एंड रिलेटेड कंट्रोल्स अबाउट विच द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड अंडरस्टैंडिंग। कंट्रोल्स एंड ये तीनों 1 2 3 करते वक्त जितनी भी डिस्कशंस हुई आपस में, उन सबको भी क्या करो? डॉक्यूमेंट करो। मतलब डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम, सिग्निफिकेंट डिसीजन रीच्ड, एवरीथिंग यू हैव टू डॉक्यूमेंट। एंटिटी को समझा,
डॉक्यूमेंट करो। समझ के रिस्क आइडेंटिफाई हुए, डॉक्यूमेंट करो। रिस्क के बाद कंट्रोल भी देखे, डॉक्यूमेंट करो। ये तीनों करते वक्त एंगेजमेंट टीम ने जो भी डिस्कशंस करी, इतने सारे डिस्कशंस के बाद जो फाइनल हमने कंक्लूजन रीच किए, वो सब आपको क्या करने हैं, डॉक्यूमेंट करने हैं। सो दिस वाज द लास्ट कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड, कॉन्सेप्ट नंबर 2.12। नाउ इफ आई कंक्लूड essay 315 इन अ वेरी क्विकली और शॉर्टली मैं इसको कंक्लूड करूं, अगेन आई कम टू दिस पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 2, व्हाट टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल रेपो। इट शुड बी वेरी क्लियर, मतलब इतनी बार रिपीट हुआ बॉस, इससे नहीं हो सकता। हाउ टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, रैप, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। व्हाई टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट वी शैल अचीव। मतलब ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, पर्पस की बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाई, असेस करना रोमम एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एट एजर्शन लेवल। ये करने के लिए आपको चार चीजें करनी पड़ेगी। आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे रिस्क, असेस करने पड़ेंगे रिस्क, रिलेट द रिस्क टू व्हाट कुड गो रॉन्ग, क्या हो सकता है, एंड चौथे में लाइकलीहुड, वो रिस्क मटेरियलाइज होने के चांसेस कितना परसेंट है, राइट। इसके बाद हमने छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े। क्या सर इसको ऑडिट एविडेंस मान सकते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं? अरे मान सकते हो ना यार, मानना ही है, राइट। लेट मी गिव यू अ क्विक ओवरव्यू। 2.3 वी हैव डन। 2.4 सिंपल कहता है यूज एज ऑडिट एविडेंस, जो भी अंडरस्टैंडिंग ली है ऑडिट एविडेंस है सर। 2.5 में वाई अंडरस्टैंडिंग एंटिटी इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंट, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट है, प्लानिंग में हेल्प मिलेगी, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग एरियाज वेयर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इज रिक्वायर। कहाँ कहाँ सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, राइट। उसके बाद सर हमने क्या पढ़ा? अच्छा, थर्ड पॉइंट पॉसिबल नहीं इसके बाद। 2.6 में सर हमने पढ़ा कहाँ कहाँ स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन रिक्वायर। ऊपर हमने इसका जिक्र किया था, सिर्फ स्पेशल अटेंशन कहाँ का किस किस एरिया में चाहिए, वही है। एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन और स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन एक ही बात है, राइट। अब जहाँ फ्रॉड रिस्क है, जहाँ सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, जहाँ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, जहाँ रिलेटिव पार्टीज बैठी है, जहाँ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, वहाँ क्या है? वो सारे स्पेशल ऑडिट एरियाज है, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। कौन से रिस्क ऐसे हैं जिनको एड्रेस करने के लिए सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर आप यूज नहीं कर सकते? जहाँ बहुत ज्यादा ऑटोमेशन है बॉस, जहाँ बहुत ज्यादा ऑटोमेशन है, जीरो और मैनुअल, नो मैनुअल इंटरवेंशन। सर कॉन्सेप्ट नंबर 2.8 इज वेरी सिंपल। अगर कोई मटेरियल वीकनेस मिली है इंटरनल कंट्रोल में, जस्ट कम्युनिकेट टू TCWG एज पर 260 एंड 265। 2.9 इज नथिंग, इंक्वायरी वही रैप है। 2.10 इज अगेन वही फाइनेंशियल रेपो की बात हो रही है डिटेल में। 2.11 सर अंडरस्टैंडिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये आपको हर प्रोसीजर लगाते वक्त अंडरस्टैंडिंग को कंसीडर करना पड़ेगा, नई नई डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग को लेना पड़ेगा। सर कब कब लेना पड़ेगा? हर ऑडिट प्रोसीजर पे, जैसे कि रोमम आइडेंटिफाई करते वक्त, मटीरियलिटी देखते वक्त, हर ऑडिट प्रोसीजर, जहां जहां स्पेशल ऑडिट एरियाज आइडेंटिफाई कर रहे हो वहां भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा सर इन छह के अलावा भी कोई है? इसके अलावा भी बताएं आप। 530 ऑडिट सैंपलिंग यहां नहीं आ रहा, हो सकता है। गोइंग कंसर्न यहां नहीं आ रहा, हो सकता है। हर ऑडिट प्रोसीजर में आपको अंडरस्टैंडिंग लगेगी, बट प्रेफरेबल इज ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये आपको लिखने जरूरी है। सिंपल सिंपल पॉइंट है। एनालिटिकल प्रोसीजर 520 की बात करता है। इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस मतलब 540 की बात करता है, राइट। कॉन्सेप्ट नंबर 12 इज वेरी सिंपल, क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है। वैसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से एक सेपरेट स्टैंडर्ड है जो पर्टिकुलरली डील करता है, बट इस स्टैंडर्ड को 315 में अगर आपको पूछना हो, जानना हो, लिखना हो कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट करना है, तो बॉस 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। सारे एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो आपने जिससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग लिया है डॉक्यूमेंट करो। उनमें से जो रिस्क मिले हैं वो भी क्या करो? डॉक्यूमेंट करो। रिस्क के बाद जो आपने कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ली है वो भी डॉक्यूमेंट करो। और ये तीनों करते वक्त आपने जितनी डिस्कशंस करी हैं, कंक्लूजन रीच करे हैं, सिग्निफिकेंट डिसीजन तक पहुंचो, वो सब डॉक्यूमेंट करो। My dear friend, this was all about essay 315. Now read it thoroughly and do written practice. Now we will see you in the next lecture of essay 330.
विल स्टार्ट ऐसे 330, इसके बाद 320 वी विल स्किप। इसके बाद जो डायरेक्ट लिंक बैठता है वो 320 का नहीं बैठता, 320 बाद में करेंगे। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल सी यू ऑन एसए 330। इसमें जो किया है उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सेज ड्राफ्ट करेंगे वहाँ। नाउ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक। चलो जी, बाय बाय।